बच्चों, आज की वीडियो में एचजीपी का हम कार्य प्रणाली बताने चल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने बताया था एचजीपी का इतिहास, उद्देश्य। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कार्य प्रणाली, क्रियाविधि कैसे किया गया। जो मनुष्य के कोशिका में डीएनए पाया गया, उनके क्षारों के युग्मों का पता ये परियोजना के तहत ज्ञात किया गया। और ज्ञात करने के लिए 1990 से 2003 तक का समय लगा, कुल 13 वर्ष का समय लगा। और सबसे पहले इस परियोजना को खोजने के लिए वाल्टर गिलबर्ट ने खोज किया था। इस खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद से नील डासट ने इस खोज को आगे बढ़ाया। क्योंकि इस खोज में केवल, इतिहास में मैं बता चुका हूं, लेकिन सुन लीजिए, केवल मानव के जो डीएनए के ऊपर जीन के क्षारों का जो क्रम था, न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम था डीएनए का, उसी का क्रम मिलाया जाता था कि कौन सा क्रम ये रोग फैला रहा है, किसके कारण दुर्गुण लक्षण आ रहे हैं, कौन सा घातक का काम करता है, क्या क्या इसमें ये दुर्गुण लक्षण ये पारित कर सकता है मनुष्यों में। तो मात्र 1 या 2% पाया गया, उसी का मिलान कराया जाता था। अब कार्य प्रणाली में देखना होता क्या है कि हमारे शरीर से रेड ब्लड से नहीं, क्योंकि रेड ब्लड में केंद्र कोई भी नहीं करता, तो डीएनए कहां से मिलेगा? तो हमारे डब्ल्यूबीसी से डब्ल्यूबीसी की कोशिका लेते हैं और उस डब्ल्यूबीसी कोशिका के ऊपर लाइसोजाइम एंजाइम डाल करके उसमें से अब अलग अलग प्रोटीन आदि को अलग कर लेते हैं, फिर डीएनए को अलग कर लेते हैं। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी से डीएनए को अलग कर लेते हैं, ये रही पहली बात। ठीक, एक एक पॉइंट प्रोसीजर से, क्योंकि ये इतिहास टाइप का है, थ्योरेटिकल टाइप का है, आप स्टेप स्टेप बाय जानते रहिएगा, लिख दीजिएगा, बड़ा ही काम देगा बोर्ड में। ठीक, अब इस डब्ल्यूबीसी वाले डीएनए को, यानी कि ये जो डब्ल्यूबीसी से प्राप्त डीएनए है, ये है। अब इस डीएनए को, डीएनए की कैंची कहने वाला एक एंजाइम होता है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ये हिंडथर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, हिंडथर्ड के नाम से भी जाना जाता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसको रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। ये जब इसके ऊपर डाला जाता है, तो जैसे आप एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस पर डालेंगे तो ये टुकड़ा में काट देता है, छोटे बड़े टुकड़ों में काट देता है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में इस कटे हुए टुकड़े को, यानी कि कटे हुए पृथक डब्ल्यूबीसी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को, कटे हुए भाग को क्या करते हैं, दाता डीएनए लेकर के जोड़ देते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाते हैं, यानी पुनर्योज डीएनए। क्या नाम है इसका? पुनर्योज, याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाते हैं। लेकिन रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है। या तो ईस्ट के कोशिका से वाईएसी का मतलब कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ले करके इस कटे हुए टुकड़े के साथ जोड़ देते हैं, समझ में आता है? या तो हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड या डीएनए को लेते हैं, तब बीएससी का प्रयोग करते हैं। बीएससी का मतलब हो गया कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को लेकर के इस कटे हुए टुकड़े के साथ देखें, यहां ये जोड़ देते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से ये कटा हुआ टुकड़ा, ये देखें, पुनर्योज डीएनए बन जाता है। ये यानी कि ये इसको यहां कर दें, पुनर्योज डीएनए ऐसे बन जाता है। तो इस पुनर्योज डीएनए का, जैसे मान लीजिए AGCT है, तो यहां TCGA। अब इसका संवर्धन कराते हैं, कल्चर कराते हैं, क्लोनिंग कराते हैं, इसकी अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त करते हैं। आप जब प्रतिलिपि प्राप्त कर लेते हैं तो इसको 2 तरीके से पता लगाते हैं। ठीक, इस संवर्धन का पता करते हैं ESTS, एक्सप्रेसेड सीक्वेंसेस टैग के माध्यम से। देखते हैं कि इस डीएनए में ये व्यक्त करने वाला अनुक्रम घुंडी है कि नहीं। चूंकि इस प्रकार के डीएनए, ये देखें, ये डीएनए, तो यह डीएनए जो है, जैसे मान लीजिए TCG, ठीक, तो TCGA यह डीएनए है, यह व्यक्त करता है, यानी कि पहले अब यह क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि ऐसा डीएनए इनमें ट्रांसक्रिप्शन भी हो और फिर ट्रांसलेशन भी हो। ट्रांसलेशन के दौरान यहां प्रोटीन बनाता हो, तो हम इसे EST, व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहते हैं, इसका पता लगाते हैं। और इस डीएनए में
दोनों क्रियाएं होती हैं, यानी कि ट्रांसलेशन हो भी सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्थात इसी सीक्वेंस का हम पता लगाते हैं। ठीक, पता लगाने के लिए फ्रेडरिक सेंगर पता लगाने के लिए देखें यहां इसी क्लोनिंग का, ये क्लोनिंग सीक्वेंस एनोटेशन का पता लगाते हैं। इसमें दूसरा मेथड क्या है कि ये जो डीएनए का खंड है यह अनुक्रम व्यक्त कर रहा है कि नहीं, या अव्यक्त कर रहा है। अगर अनुक्रम व्यक्त नहीं कर रहा है तब इसको हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। लांघती हुई, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग, लांघती गुणसूत्र क्या कहते हैं? लांघती गुणसूत्र, ओवरलैपिंग। इसी को नेट पर डाल देते हैं। देश विदेश के लोग इसी सीक्वेंस का, इसी वाले का अध्ययन करते हैं और इसका ब्लूप्रिंट निकाल करके पूरा मैपिंग बना करके नेट पर लोग ब्लूप्रिंट पेन ड्राइव में डाल करके कंप्यूटराइज अध्ययन करते हैं। और यहां फ्रेडरिक सेंगर विधि द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, फ्रेडरिक सेंगर के साथ साथ ये बायो इंफॉर्मेटिक्स, जब ये नहीं था तो डिजिटल बेस के रूप में सॉफ्टवेयर आज लागू किया गया। बायो इंफॉर्मेटिक्स के द्वारा जांचा गया, जांच किया गया, मिलान किया गया। क्या मिलान किया गया कि ये जो मिलान क्या किया गया, आपको हम उद्देश्य में बता दिए थे। ठीक, कि हमारे जो 30,000 जीन्स हैं वे सही क्रम में है कि नहीं है, यानी कि इतने जीन हैं कि नहीं है, 30,000 जीन्स उपस्थित हैं कि नहीं है, डिस्ट्रॉफिक जीन है कि नहीं है। ठीक, इस आधार पर इसका जांच किया गया और रोगों को पता लगाया गया। मनुष्य में जो भी रोग, इससे नए नए रोगों का पहचान किया गया, लक्षणों का पहचान किया गया, आदि कई चीजों का अध्ययन किया गया। ठीक है, देखिए अब इस मानव जीनोम परियोजना को हम थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझना। देखें, मानव जीनोम परियोजना को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वाल्टर गिलबर्ट निंडाटस ने खोजा था। हुआ क्या था कि WBC यानी WBC से डीएनए पृथक किया। ठीक, WBC से डीएनए लिया और इस डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा काट दिया। कटे हुए टुकड़े को, ठीक, कटे हुए टुकड़े को ये BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से जोड़ दिया। ये देख रहे हैं, जोड़ दिया तो ये पुनर्योज डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेट डीएनए बना। ठीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनने के बाद से फिर इस डीएनए का संवर्धन किया। क्या किया? संवर्धन किया, क्लोनिंग किया। और संवर्धन करने के बाद से 2 विधि द्वारा इसको जांचा गया। 2 विधि में था कि यह देखा गया कि यह अगर डीएनए है, यह डीएनए है तो यह डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी करे। क्या करे? ट्रांसक्रिप्शन भी करे और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ये ट्रांसलेशन भी करे। तो इसको कहा जाता था व्यक्त अनुक्रम जांच। ठीक, यहां पर प्रोटीन बनता था। क्या बनता था? प्रोटीन बनता था। दूसरा क्या था कि व्यक्त अनुक्रम घुंडी जांचने के बाद दूसरा नियम यह था कि व्यक्त
अनुक्रम भी देता था और अनुक्रम भी व्यक्त करता था। तो इसी का जांच क्लोनिंग करते समय, इसी का जांच फ्रेडरिक सेंगर द्वारा, किसके द्वारा? फ्रेडरिक सेंगर द्वारा। इसको कहते थे, जब यह जांच प्रारंभ किया गया, ठीक, तो इस जांच को एक्सपेक्टेड सीक्वेंस टैग यानी कि ESTS, इसको ESTS और इसको सीक्वेंस एनाटेशन कहा गया। इसी सीक्वेंस एनाटेशन की जांच फ्रेडरिक सेंगर द्वारा, विधि द्वारा जांचते थे, या इसको नेट पे डाल करके अन्य प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर के माध्यम से इसका मैपिंग बना करके ब्लूप्रिंट निकाल करके सभी वैज्ञानिक जांचा करते थे। जांचने के समय में मिला क्या कि ह्यूमन के अंदर जो जीनोम था, ह्यूमन जीनोम था 3164 करोड़ क्षार युग्म मिले, अर्थात इतने बिलियन युग्म की जोड़ियां थी कि नहीं थी, इनका अध्ययन किया गया। प्रति जीन में 3000 क्षार थे, इसका भी अध्ययन किया गया, क्योंकि इसके पहले वैज्ञानिकों ने 80,000, 1,40,000, 1.5 लाख तक ये बताए थे, ठीक। तो ये प्रत्येक जीन में 3000 क्षार थे, लेकिन वे लोग सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे, इसका भी पता लगाया गया। उसी पता लगाते समय मानव में, ह्यूमन में सबसे लार्जर बड़ा जो जीन था डिस्ट्राफिन था, और उस डिस्ट्राफिन जीन में यह भी पता लगाया गया कि 2.4 करोड़ क्षार स्थापित थे, यह भी पता लगाया गया, यह भी निष्कर्ष निकला। फिर अब देखा गया कि आधुनिकता में अब मानव के जो कोशिकाओं में जो जीनों की राशि थी वो 30,000, कितने 30,000 जीन है, इसका भी पता लगा लिया गया। और उस 30,000 जीन में से हमारे और आपके सबके एक दूसरे को मिलाने पर प्रत्येक कोशिकाओं के, चाहे यहां का आदमी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, सबका देखा गया तो मिला क्या 99.9% आपस में सभी समान थे। सारी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक जांच किए और मिलान जब किए डाटा का फ्रेडरिक सेंगर के माध्यम से, कंप्यूटराइज जब अध्ययन किए उस मैपिंग का, तो 99.9% जो क्षारों का युग्म था वो सब आपस में समान था। बातें क्या थी? हमारे आप में, देश विदेश के सभी मनुष्यों में ये जो जीनोम परियोजना देखा गया, उसमें से केवल 2% जीनोम, केवल 2% जीनोम प्रोटीन के कूट लेखन में, प्रोटीन संश्लेषण के कूट लेखन में ही भाग लेता था, यह भी पता लगा लिया गया। और सबसे मुख्य बात यह रहा कि जो मनुष्य का क्रोमोसोम था, चाहे यहां का चाहे कहीं का, उसके वाई खंड पर, उसके यक्ष खंड पर 2,968 सर्वाधिक जीन पाए गए, 2,968 और सर्वाधिक जीन थे, जबकि वाई खंड पर 231 जीन थे। इस प्रकार से हमने आपको HGP, इसके पहले वाले वीडियो में इतिहास और HGP परियोजना, मानव जीनोम परियोजना को पूरे हिंदी मीडियम से बड़ी कायदे से समझाया है। इसमें से कई बातें नीट में भी आपको पूछ सकता है, ठीक, आईपी बोर्ड में भी पूछ सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।